चलिए अब आपको सुनवाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है। होगा और विकसित होने की उस परिकल्पना के साथ अपने आप को मानसिक रूप से जोड़ना, उसके अनुरूप स्वयं को बनाना। शिवो भूत्वा स्वयं शिवम यजेत। आपको याद होगी सुविख्यात वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु की उस वैज्ञानिक खोज के बारे में, जिसके बारे में उन्होंने यह बताया था कि केवल संवेदना केवल मनुष्य में और जीवों में ही नहीं होती, बल्कि अन्य जंतुओं में, वनस्पतियों में भी होती है। उन्होंने एक प्रयोग किया था और दुनिया का ध्यान आकर्षित किया था। उन्होंने कहा था उस समय, क्योंकि पहले लोगों की यह मान्यता थी कि प्राण और संवेदना केवल मनुष्य के अंदर ही है, प्राणियों के अंदर ही है। पेड़ पौधे तो इसी प्रकार से निर्जीव हैं जैसे पत्थर है, पहाड़ है। और इस भाव के साथ दुनिया के वैज्ञानिक, उनकी अपनी अवधारणा हुआ करती थी। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। यद्यपि भारत की ऋषि परंपरा हमेशा जीव की जो 4 प्रकार की श्रेणी बताता रहा है, उसमें स्थावर को भी वह उस श्रेणी में लेता था, यानी पेड़ पौधों को भी, वनस्पतियों को भी उस श्रेणी में वह लेता रहा है। उसको भी पहले से यह मान्यता रही है कि नहीं, उसमें भी प्राण है, उसमें भी संवेदना है, वह हमारे व्यवहार को समझता है। और उन्होंने वह प्रयोग दुनिया के लोगों को दिखाया करके। किस रूप में? उन्होंने 2 पेड़ लगाए, एक समान परिस्थितियां दी, एक समान जलवायु में, एक समान प्रकार की उन्हें उपजाऊ भूमि दी, खाद पानी दिया, एक समान प्रकार की परिस्थितियां उन सबके सामने प्रस्तुत किया। और दोनों को अपने आप प्रतिदिन जाते थे, दोनों पौधों पर वह बराबर समान रूप से पानी डालते थे, खाद पानी देते थे, सबको समान रूप से उन्हें सभी प्रकार की खुराक वगैरह जो भी लगती थी वो सब देते थे। लेकिन दोनों के प्रति उनका व्यवहार में भारी अंतर रहता था। एक पेड़ जिसके बारे में वो जाते थे उसको पुचकारते थे तो बड़ा हो जाएगा, फलेगा, फूलेगा, खूब आगे बढ़ेगा, तेरी वंश में वृद्धि होगी, तेरा नाम होगा। और दूसरे के पास जाते थे, उसको दुत्कारते थे तो सूख जाएगा, तो नष्ट हो जाएगा, तो ठूंठ हो जाएगा, तेरा नाम मिट जाएगा। एक समान परिस्थिति में पले बढ़े, एक समान प्रकार की सुविधाएं प्रदान होने के बावजूद व्यवहार का क्या अंतर होता है। जिसको पुचकारते थे, आगे बढ़ने, फलने फूलने का आशीर्वाद देते थे, वह सचमुच एक दिन बड़ा हो गया, खूब फल फूलने लग गया। और जिसको दुत्कारते थे वह एक दिन बड़ा तो हुआ लेकिन बाद में ठूंठ हो गया, सूख गया, नष्ट हो गया। आप सोचिए, जब स्थावर और जंगम वनस्पति के साथ, पेड़ पौधे के साथ यह व्यवहार हो सकता है, तो मनुष्य तो ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है। किसी मनुष्य के साथ हम इस प्रकार का व्यवहार कर दें, भारत की गुलामी का एक कारण यह भी रहा है, हमने अपने बंधु बांधवों के साथ जो भेदभाव किया, जातीय वैमनस्यता के आधार पर सामाजिक एकता को छिन्न भिन्न किया, उसका दुष्परिणाम सैकड़ों वर्षों तक इस देश को भुगतना पड़ा, हम सबको भुगतना पड़ा। लेकिन भेदभाव समाज ने किया, हमारा समाज विभाजित हुआ, लेकिन गुलामी की मानसिकता पूरे देश को झेलनी पड़ी। पूरा देश उसकी चपेट में आया। और गुलामी की मानसिकता क्या होती है? अपनापन भूल जाती है,
अपना वैभव भूल जाती है, अपना गौरव भूल जाती है, अपनी विरासत को विस्मृत कर देती है। यही तो भारत के साथ हुआ, यही भारत के साथ हुआ है। भारत के लोगों ने यह मान लिया कि जो भारत का है वह तो पिछड़ेपन का प्रतीक है, जो भारत का है उसमें दम नहीं है। हम लोगों को मान लिया कि नहीं, संस्कृत की जगह इंग्लिश, भारत के राष्ट्रीय महापुरुषों की जगह कोई विदेशी हीरो, भारत के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों की जगह कोई विदेशी ग्रंथ, भारत के सर्वश्रेष्ठ लेखकों की मौलिक कृति की जगह किसी विदेशी लेखक की कृति, और भारत की विरासत में प्राप्त हुई किसी भी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की जगह विदेशी अच्छा है, सर्वश्रेष्ठ है, यह भाव हर भारतीय के मन में भर दिया गया और गुलामी की इस मानसिकता में यह देश जीता रहा है। याद करिए, आजादी की लड़ाई, ऐसा नहीं कि देश पे हमले होते थे भारत चुप रहता था, ऐसा कभी नहीं रहा, लेकिन एकता का भाव था। हर कालखंड में भारत ने प्रतिकार किया, लेकिन बटी हुई ताकत थी। वे हीरो आज भी हमारे बीच में मान्य रूप से हैं। हम महाराज सुहेलदेव की पूजा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। इतिहास ने उनके नाम को गायब कर दिया। सुहेलदेव ने आज से 1000 वर्ष पहले विदेशी आक्रांता सालार मसूद को नाकों चने चबवा करके धूल दूषित कर दिया था, और उसको वह मौत दी जो इस्लाम की दृष्टि से सबसे खराब और गंदी मानी जाती है। कहते हैं सालार मसूद को जिंदा पकड़ा था महाराज सुहेलदेव ने, लोहे के कढ़ाई पर खड़े करके जिंदा उसको जला दिया था, और उसके 2 सिपाहियों से कहा था, जो उसके 2 सैनिक बचे थे, उनसे कहा था जाओ अपने देश में बता देना कि गाजी को क्या सजा मिली है, वहां क्या सजा मिली है। आप सोचिए, 150 वर्षों तक भारत पर किसी विदेशी हमलावर ने हमला करने का दुस्साहस नहीं कर पाया। ऐसा नहीं कि पृथ्वीराज चौहान ने शौर्य और पराक्रम न दिखाया हो, राणा सांगा और महाराणा प्रताप ने प्रभावी ढंग से देश की उस लड़ाई को आगे न बढ़ाया हो। छत्रपति शिवाजी महाराज और सिख गुरुओं का योगदान, या फिर अन्य कालखंड में लगातार ये चलता रहा, लेकिन भारत की आजादी और भारत अपनी स्वतंत्रता के लिए एकजुट होकर के लड़ सके, इसमें सबसे पहली एकजुटता का प्रदर्शन किया था पूरे देश के अंदर स्वदेशी ने। पहले आर्य समाज के माध्यम से, और फिर भारत के स्वाधीनता आंदोलन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आगमन के बाद स्वदेशी ने एक नई हुंकार भरी थी, और देखते ही देखते महात्मा गांधी के आगमन के साथ ही कुछ ही दशकों में भारत स्वतंत्र हो गया। भारत स्वतंत्र हो गया, लेकिन स्वतंत्र भारत का भाव क्या होना चाहिए, यह भारत तय नहीं कर पाया। और दुर्भाग्य भी था, जिन महापुरुषों को उस समय तय करना था, वो एकाएक आजादी के कुछ ही समय के बाद चल बसे। सरदार वल्लभ भाई पटेल कुछ प्रयास करते और समय चल बसे, और भी अन्य ऐसे तमाम महापुरुष थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजादी के कुछ समय पहले ही वे पूरे परिदृश्य से गायब हो गए, उन्हें गायब कर दिया गया। ऐसे अनगिनत योद्धा थे जो इस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे, भारतीय दृष्टि से आगे बढ़ाना चाहते थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मात्र 33 वर्ष की उम्र में कोलकाता विश्वविद्यालय के कुलपति बनते हैं, प्रखर शिक्षाविद थे। भारत के पहले उद्योग और खाद्य मंत्री बने,
लेकिन उस समय कश्मीर की स्वतंत्रता के लिए, कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने के लिए उनको अपना बलिदान देना पड़ा था। वे सभी महापुरुष एक एक करके चलते बने और दुर्भाग्य से भारत की नींव जिन लोगों के हाथों में उसको सुदृढ़ करने का दायित्व था, उन्होंने सुदृढ़ करने की बजाय उसी गुलामी की मानसिकता का लेपन लगा करके भारत को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया। याद करिए, जो भारत कभी वैभवशाली था, जो भारत दुनिया के अंदर बल में, बुद्धि में, वैभव में अग्रणी गिना जाता था, गुलामी के कालखंड में भारत की हुनर को, भारत की स्किल को, भारत की विरासत को, भारत के मानबिंदुओं को एक एक करके नष्ट करने का दुष्परिणाम हम सबके सामने, हम सब ने उसको देखा है, झेला है। आज भी उसके लिए आंदोलन चलते हैं, वह संघर्ष आज भी जारी है। लेकिन उन सबको एक एक करके समाप्त करने की रणनीति के पीछे कभी यही भाव था कि भारतीय गर्व न कर सके अपनी विरासत पर, भारतीय अपनी परंपरा पर गौरव की अनुभूति न कर सके। लेकिन इस सब के बावजूद भारत अपनी यात्रा को जैसे तैसे आगे बढ़ाता रहा। हमने भारत को भारत के अनुरूप आगे बढ़ाने का प्रयास किया ही नहीं। ईमानदारी से वो प्रयास कुछ देर और कुछ दूरी तक इस देश के अंदर, जब 1998 में सर्वे अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने उस प्रयास को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। जब भारत के अंदर भारत के अनुरूप ग्रामीण मार्गों के सुदृढ़ीकरण के लिए और अन्य वेलफेयर स्कीम के कुछ कार्यक्रम उन्होंने उस समय लॉन्च किए थे। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज की हाईवे की योजना, अंत्योदय, अन्नपूर्णा, एपीएल और बीपीएल की राशन की स्कीम और भी अन्य ऐसी तमाम स्कीम को उन्होंने उस समय जारी करना प्रारंभ किया। लेकिन राजनीतिक अस्थिरता का शिकार उस समय की सरकार हो गई, वे कार्यक्रम अधूरे रह गए और फिर हताशा, निराशा का एक लंबा दौर फिर हमारे साथ चला। लेकिन 2014 की तिथि भारत की परिवर्तन की, नए भारत की दिशा से हम सब के लिए एक निर्णायक साबित हुई, जब देश के अंदर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत की जनता ने विश्वास करते हुए अपना नेतृत्व सौंपा था और भारत ने 2014 से जो यात्रा अपनी प्रारंभ की, वह यात्रा आप सबके सामने है। 2014 के पहले का भारत, 2014 के बाद का भारत। 2014 के पहले का भारत कितना भी प्रयास किया गया, लेकिन 1947-50 से लेकर के 2014 तक भारत देश की केवल, दुनिया की केवल 11वीं अर्थव्यवस्था बन पाया था और 11 से लेकर 14 से लेकर के अब तक भारत दुनिया की अब तक चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और इस वित्तीय वर्ष के अंत तक भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है, काफी वृद्धि हुई है। हर एक क्षेत्र में हमने नित नए प्रतिमान स्थापित, हाईवे के, रेलवे के, मेट्रो के, नए एम्स, आईआईटी, आईएम, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज गठित हुई। देश के अंदर वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के, हेल्थ के नए केंद्र विकसित हुए। भारत एक नए युग में प्रवेश किया है और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भारत ने अभूतपूर्व विकास किया है।
भारत की आमदनी बढ़ी तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत हुआ और वेलफेयर की स्कीम को भी भारत ने तेजी के साथ आगे बढ़ाया। कोई सोच सकता है? भारत पिछले 5.5 वर्ष में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहा है। दुनिया के अंदर कोई देश नहीं दे रहा है। आप सभी लोग गोरखपुर में रहते हैं। 1977 से 2017 तक हम लोगों ने इंसेफ्लाइटिस की कहर को अपनी आंखों से देखा है। तड़पते हुए बच्चों को, मरते हुए बच्चों को हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। याद करिए, इंसेफ्लाइटिस की वैक्सीन जापान ने 1905 में बनाई थी। भारत में आने पर उस वैक्सीन को 100 वर्ष लगे। 100 वर्ष भारत में आने में लगे। और 2017 में जब डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी, तब 40 वर्ष के बाद उस बीमारी के उपचार की दिशा में ठोस कदम उठाए गए और आज वो बीमारी पूरी तरह समाप्त हो गई। यही सीजन हुआ करता था जब इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ हर परिवार में भय और दहशत रहता था कि पता नहीं कौन बच्चा इसकी चपेट में आ जाए, कौन दुर्भाग्यशाली होगा। और आज ऐसी कोई भय नहीं। आज तो हमारे यहां हर परिवार में अब इंतजार रहता है पर्व और त्योहार का। पर्व और त्योहार आएंगे, हम इस पर्व और त्योहार के साथ जुड़ेंगे। एक उत्सुकता होती है, एक उमंग होता है। हर परिवार एक नए सुबह के लिए, एक नए भोर के लिए इंतजार करता है, जिससे एक नया उत्साह उसके जीवन में आ सके। देश के अंदर आजादी के पहले से लेकर के 2014 तक केवल 74 एयरपोर्ट बन पाए थे। आज इनकी संख्या बढ़ चुकी है 160, यानी इन 11 वर्षों में संख्या बढ़कर के 160 तक पहुंच गई। एम्स कुल पहले 7 थे, आज इनकी संख्या बढ़कर के हो गई है 23, यानी एक बड़ी संख्या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस 450 की संख्या में बने हैं। मेट्रो 230 किलोमीटर से बढ़कर के आज 1050 किलोमीटर से अधिक की मेट्रो लाइन बिछ चुकी है देश के अंदर। वेलफेयर की स्कीम के बारे में 4 करोड़ गरीबों को एक आवास इन 11 वर्षों में प्राप्त हो गया। 50 करोड़ लोग आयुष्मान भारत की सुविधा के माध्यम से 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर प्राप्त कर रहे हैं। 10 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला योजना का फ्री में कनेक्शन उपलब्ध हुआ। 11 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए। यानी एक लंबी फेहरिस्त है, एक लंबी सूची है। पैसा था, अर्थव्यवस्था मजबूत हुई तो वेलफेयर के दायरे को भी बढ़ाने में मदद मिली। गरीब कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में मदद मिली। भारत का जो सामाजिक सुरक्षा का कवरेज था, आजादी के बाद से लेकर के 2014 तक, यानी इन 65-68 वर्षों में इसका दायरा केवल बढ़ा था 19% और 14 से लेकर के अब इसका दायरा बढ़ा है 65% से अधिक। एक लंबी छलांग भारत ने लगाई है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में लगाई है, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में लगाई है। दुनिया की सबसे तेज उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित किया है और भारत ने तेजी के साथ दुनिया के अंदर सबसे अच्छे इन्वेस्टमेंट के डेस्टिनेशन के रूप में भारत ने अपने आप को स्थापित किया है। दुनिया के अंदर डिजिटल टेक्नोलॉजी में आज भारत एक लीडरशिप लेकर के आगे बढ़ रहा है। भारत ने इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को तेजी के साथ अपने अपनाया है। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने वाला कोई देश है, भारत है। यानी हर एक क्षेत्र में भारत की यात्रा एक शानदार यात्रा बनकर के आगे काम कर रही है। कोई सोचता था
युवाओं के बारे में अनेक स्कीम आई, अनेक कार्यक्रम उनके लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा लागू किए गए। इस अभियान के क्रम में अच्छे वर्ल्ड क्लास उनके लिए एजुकेशन के संस्थान स्थापित हों। खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से, मिशन रोजगार के माध्यम से, स्टार्टअप स्टैंड अप की स्कीम के माध्यम से अनेक ऐसे योजनाएं उन युवाओं के लिए दी गई जो 2014 के पहले जिसकी कल्पना करना भी एक सपना था। महिलाओं के लिए अनेक अभियान चलाए गए। आप याद करिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से है, मातृ वंदना योजना है, कन्या सुमंगला योजना है, या फिर नमो ड्रोन दीदी के कार्यक्रम 3 करोड़ ऐसी ड्रोन दीदियां देश के अंदर अलग अलग गांवों में नेतृत्व दे रही हैं, या फिर महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से 10 करोड़ महिलाओं के द्वारा अलग अलग क्षेत्र में स्वावलंबन के नए प्रतिमान स्थापित करने का कार्यक्रम। हर एक क्षेत्र में आज उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया है। और नारी शक्ति वंदन अधिनियम पंचायत और स्थानीय निकाय के बाद अब संसद और विधानसभा में 33% उन्हें भी आरक्षण की सुविधा का लाभ मिले, और इसके लिए किसी रवि किशन की सीट नहीं लेनी पड़ेगी, बल्कि उनके लिए अलग से सीट अलग से बनाई जाएगी। इसके लिए यह भी व्यवस्था बना दी गई है। यानी यह भी कार्यक्रम प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्यक्रम। अन्नदाता किसानों के लिए आपने देखा होगा, अन्नदाता किसानों के लिए भी अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए गए, सॉयल हेल्थ कार्ड से लेकर के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान की निधि, किसान के खेत में पानी पहुंचाया जा सके, इसके लिए तमाम प्रकार की उनके लिए अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं, और हर अन्नदाता किसान को उसके उत्पाद का लागत का 1.5 गुना दाम प्राप्त हो सके, इसके लिए उनकी फसल को क्रय करने के लिए क्रय केंद्रों की व्यवस्था हो, मंडियों का सुदृढ़ीकरण हो, श्रमिकों के लिए अनेक प्रकार की स्कीम लागू की गई, उनको सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया गया, उसको सुरक्षा की गारंटी मिले। समाज के अंदर हर एक तबके के लिए कुछ ना कुछ बड़े कार्यक्रम। अभी आपने हाल ही में देखा होगा, देश की स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी में एक बड़े रिफॉर्म की चर्चा की थी। 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से घोषणा की, और 15 अगस्त के बाद मात्र 18 दिन के अंदर जीएसटी काउंसिल ने केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की अध्यक्षता में, जिसमें हर राज्य का वित्त मंत्री जीएसटी काउंसिल का सदस्य होता है, जीएसटी काउंसिल ने एक बड़े रिफॉर्म को सामने लाया है। आपने देखा होगा, जीएसटी रिफॉर्म जो हैं, जीएसटी वन नेशन वन मार्केट और वन टैक्स की अवधारणा पर आधारित है। आजादी के बाद इतने बड़े क्रांतिकारी कदम को आगे बढ़ाना ये सामान्य बात नहीं थी, असामान्य बात थी। याद करना, जो देश लकीर का फकीर बना रहेगा, अपने दायरे में कैद रहेगा, वह विकास नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। उसको रिफॉर्म करने होंगे, हर एक फील्ड में रिफॉर्म करने होंगे, अधिक से अधिक छूट देनी पड़ेगी, अधिक से अधिक लोगों को उसके दायरे में आने के लिए स्वतंत्रता देनी पड़ेगी।
बिना किसी बाधा के, चाहे वह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, चाहे वह फेयरलेस बिजनेस हो, चाहे वह ईज ऑफ लिविंग हो, इन सभी के लिए प्रभावी कदम उठाने पड़ेंगे। और जीएसटी लागू होते समय लोगों के मन में आशंका थी कि समस्याएं आएंगी, इकोनॉमी डूब जाएगी, लेकिन इकोनॉमी डूबी नहीं। भारत का जो अप्रत्यक्ष कर था, जो केवल पहले 5,44,000 करोड़ का था, एक वर्ष में वह जीएसटी के कारण बढ़कर के हो गया 22,70,000 करोड़ का। आप सोचो, एक वर्ष में इतना कलेक्शन होने लग गया। लेकिन इसमें 4 स्लैब दिए गए थे, 5% का, 12% का, 18% का और 28% का। एक 5वां भी है, लेकिन वह 5वां लग्जीरियस आइटम के लिए और सिन आइटम के लिए, यानी जैसे नशीले पदार्थों के लिए और लग्जीरियस आइटम। लग्जीरियस आइटम का मतलब जिसको रवि किशन जैसे लोग कुछ उसका उपयोग करते हैं, उनके लिए 40% उसमें है। लेकिन शेष अन्य लोगों को इन 5 दायरे में 5, 12, 18 और 28। अब नए रिफॉर्म में, नए जो रिफॉर्म हुए हैं, नया जो सुधार, टैक्स का सुधार हुआ है, इसमें 2 स्लैब समाप्त कर दिए गए। 2 स्लैब समाप्त करने का मतलब अब केवल 5 और 18% का स्लैब रह जाएगा, 12 और 28 समाप्त। यानी जिसमें 28% टैक्स था वह घट करके 12% हो गया, 18% रह गया है या 5% आ गया है। घर की वस्तुएं, जो भी हमारी उपभोक्ता वस्तुएं हैं, या तो टैक्स 0 या 5% के दायरे में आ गया। घर निर्माण के लिए जो सामग्री है, इस्पात है यानी लोहा है, सीमेंट है, 28% से घट करके 18% में आ गया है। ट्रैक्टर के जितने भी पार्ट्स हैं 18% से घट करके वह 5% में आ गए हैं और कम हो गए। ट्रैक्टर है, टायर है, ट्यूब है, सिंचाई के साधन है। विद्यार्थियों के लिए शिक्षण सामग्री टैक्स फ्री कर दी गई, बीमा टैक्स फ्री कर दिया गया। यानी एक बड़े रिफॉर्म को लेकर के प्रधानमंत्री जी आगे बढ़े। इसका मतलब मार्केट हेल्दी होगी, मार्केट हेल्दी होगी, खरीदारी खूब होगी, स्वाभाविक रूप से लोग टैक्स भी देंगे, कम पैसे में अच्छी खरीदारी करेंगे, लोगों के खरीद का दायरा बढ़ेगा, रोजगार का सृजन होगा और लोगों को नई नई चीजों का स्वाद लेने का आनंद भी होगा। पर्व और त्योहार का उत्साह अलग से होगा। दीपावली का इतना बड़ा उपहार प्रधानमंत्री जी ने दिया है देशवासियों को, एक बड़ा उपहार दिया, लेकिन ये रिफॉर्म का पार्ट है। एक हेल्दी इकोनॉमी के लिए इस प्रकार के रिफॉर्म आवश्यक है, मार्केट के लिए आवश्यक है, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए आवश्यक है। और प्रधानमंत्री जी ने दीपावली के ठीक पहले इस प्रकार का उपहार देशवासियों को दिया। ऐसे ही प्रक्रिया देश के अंदर 2014 से लगातार बढ़ती गई। परिणाम था 11 से, जो 11वें नंबर पर हम दुनिया के अंदर थे, आज 4थे नंबर पर आ गए हैं। और इस वित्तीय वर्ष के अंत में भारत तीसरी बड़ी अवस्था में, यानी दुनिया के अंदर केवल 3 इकोनॉमिक पावर होगी, अमेरिका होगा, चीन होगा और भारत होगा। आप सोचो, एक यात्रा वह कि जब देश आजाद हुआ था, हम दुनिया के अंदर मात्र 3% पर हमारी पहुंच थी। आज दुनिया के एक बड़े मार्केट पर हमारा कब्जा है। आज दुनिया पर भारत का एक बहुत बड़े दायरे में भारत अपने आप को स्थापित करता है। और आज की व्यवस्था में आप देखेंगे तो भारत के बगैर दुनिया का ध्रुवीकरण अत्यंत कठिन होता है। भारत अगर किसी एक ध्रुव के साथ चलता है तो दूसरे की श्वास फूलने लगती है, दूसरे की श्वास फूलती भी दिखाई देती है। यानी ये नए भारत की वो कहानी है जिसको जब योग्य और यशस्वी नेतृत्व प्रदान होता है
तो देश कैसे उठ करके खड़ा होता है, ये नए भारत ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों के अंदर देखा है। क्योंकि हमने, प्रधानमंत्री जी ने देश को पंच प्रण का स्मरण कराया था, और पंच प्रण वही थे कि गुलामी की मानसिकता को समाप्त करना, अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करना। सामाजिक एकता पर बल है तो अपने पूर्वजों के प्रति, अपने सैनिकों के प्रति कृतज्ञता का भाव भी है। और 5वें नंबर पर आता है, हर नागरिक का अपना कर्तव्य भी है। हर नागरिक अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने लग जाए तो फिर कोई समस्या ही उसके सामने नहीं, देश के सामने फिर कोई समस्या ही नहीं। क्योंकि देश का नेशनल कैरेक्टर बनना चाहिए। भारत विकसित होगा, ये केवल मोदी जी का अकेले संकल्प नहीं बनना चाहिए, 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प बनना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी के इसी संकल्प को अंगीकार करने के लिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर इस संकल्प को आगे बढ़ाया, और इस संकल्प के अनुरूप हम लोगों ने भी अपनी कार्य योजना बना करके एक विजन डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए हम आज कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आपने देखे होंगे 27-28 घंटे तक लगातार चर्चा होती रही। विधायिका में चर्चा हो, ये कठिन कार्य है, लेकिन उत्तर प्रदेश विधायिका ने करके दिखाया। विधायिका में चर्चा होने के उपरांत अब हम पब्लिक के बीच में आए हैं। आपने देखा होगा इस मंच पर समाज में नेतृत्व प्रदान करने वाला वह तबका है। कोई विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, कोई पूर्व कुलपति हैं, कोई विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, कोई रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, कोई चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हैं, कोई चिकित्सक है, कोई, यानी अलग अलग फील्ड में जिन्होंने अपनी प्रतिभा के दम पर, बल पर, कोई अधिवक्ता है, यानी जीवन के अलग अलग क्षेत्र में जिन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा भी मनाया है और समाज को नेतृत्व प्रदान करने की सामर्थ्य भी वे लोग रखते हैं, वह भी यहां पर बैठा है। और हम लोगों ने भी यही किया। समाज का अगर बुद्धिजीवी तबका अगर समाज को नेतृत्व देने के लिए उठ खड़ा होता है तो दुनिया की कोई ताकत उस समाज को और उस देश को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती है। और हमने 300 ऐसे प्रतिभाशाली बुद्धिजीवियों को लखनऊ में बुलाया था। पूरे दिन भर की चर्चा उन लोगों से की, उन लोगों से दिन भर चर्चा की। इसमें पूर्व मुख्य सचिव थे, पूर्व एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज थे, डीजीपी और डीजी लेवल के अधिकारी थे, आईएफएस थे, कुलपतिगण थे, पूर्व कुलपतिगण थे, शिक्षाविद थे, वैज्ञानिक थे, अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए विशेषज्ञों को लेकर के 300 ऐसे बुद्धिजीवियों को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर अलग अलग संस्थानों में भेजा। और वही चर्चा पर चर्चा अब तक 100 से अधिक अकादमिक संस्थाओं में हुई है और ये भी एक क्रम आगे बढ़ रहा है। और मैं यहां पर उपस्थित जितने भी हमारे बुद्धिजीवी हैं, शिक्षाविद हैं, चिकित्सक हैं, चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज और कॉमर्स से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, उन सबसे मेरा यही अनुरोध होगा कि हम अलग अलग संस्थानों को इसका केंद्र बिंदु बनाएं। विजन डॉक्यूमेंट में लोगों से चर्चा करें, परिचर्चा करें, और फिर उन लोगों के साथ मिलकर के हम उनके सुझावों को आमंत्रित करें। वे भी दे सकते हैं उन क्षेत्रों में सुझाव जो प्रदेश सरकार ने इसके लिए कार्य योजना बना करके आगे बढ़ाई है। हमारी जब चर्चा होने लग गई, विधानसभा में चर्चा हुई, तो माननीय विधायकों की ही चर्चा परिचर्चा के दौरान जो विषय सामने आए थे उसके तहत हम लोगों की एक विशेषज्ञों की टीम वहां उनका अवलोकन भी कर रही थी। उनका सारा भाषण हम इकट्ठा कर रहे थे और फिर उस भाषण का अवलोकन करते हुए 12 सेक्टर हम लोगों ने तय किए। ये 12 सेक्टर जो अलग अलग सेक्टर में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में, स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में,
इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, सर्विस सेक्टर में, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, अलग अलग सेक्टर में क्या कुछ होना है, इसमें पर्यावरण को भी महत्व दिया गया है, अर्बनाइजेशन को भी इसके साथ जोड़ा गया है। ये सभी अलग अलग 12 सेक्टर लिए गए हैं। इन 12 सेक्टर में हम लोगों ने अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं की और फिर उसको लेकर के हम लोग आज समाज के क्षेत्र में, समाज के बीच में आ रहे हैं उनसे कहने के लिए कि भाई आपके सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं, आप भी अपने सुझाव दीजिए। नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश में आत्मनिर्भर भारत तो आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश तो आत्मनिर्भर भारत, विकसित उत्तर प्रदेश तो विकसित भारत, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उसके अनुरूप हमें अपने आप को तैयार करना है। कैसे लाभ होता है, थोड़ा सा सोए हुए समाज को थोड़ा सा जगा दिया जाए, कैसे उठ खड़ा होता है। आपने उत्तर प्रदेश को देखा होगा, आप में से जितने लोग हैं, बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश के बाहर जाते होंगे, पहले भी जाते रहे होंगे। 17 के पहले कोई भी बाहर जाता था, अगर आपने उत्तर प्रदेश का नाम ले लिया और फिर गोरखपुर का नाम पहले ले लिया तो मान के चलिए कि अगला वाला व्यक्ति अगर आपके स्वागत के लिए उत्सुक भी थे तो उसको स्वयं देख करके ही निराशा होने लगती थी, अरे यार कहां से आ गए, उसके मुंह से शब्द निकलता था। और आज आप देश के अंदर कहीं जाइए, उत्तर प्रदेश का नाम लीजिए, सामने वाले के चेहरे पर एक चमक आ जाएगी, चमक आ जाएगी। उत्तर प्रदेश का परसेप्शन देश के अंदर बहुत पॉजिटिव हुआ है, बहुत सकारात्मक हुआ है। सामने की बॉडी लैंग्वेज बोलने लगती है, हां वो अच्छा सोच रहा है आपके बारे में, न चाहते हुए भी अब आपसे वो वार्ता करता है, न चाहते हुए भी आपके साथ चर्चा में मशगूल होता है और न चाहते हुए भी वह आपका स्वागत करने के लिए उत्सुक हो जाता है कि हां उत्तर प्रदेश से हैं आप, आपके साथ चर्चा करता है, बैठता है। आपका परसेप्शन बदला है। आज दुनिया को और देश को विश्वास हुआ है उत्तर प्रदेश भी अब निकल पड़ा है विकसित उत्तर प्रदेश बनने की यात्रा में। अब उत्तर प्रदेश देश के विकास का बैरियर नहीं है। 17 के पहले उत्तर प्रदेश को बैरियर माना जाता था, बीमारू राज्य था, बीमारू राज्य। लोग ये मानते थे कोई स्कीम हम दिल्ली में बनाएंगे वो फेल होनी ही होनी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वो फेल हो जाएगी, क्योंकि देश का हर 16वां 17वां आदमी तो यहां यूपी में बैठा हुआ है। तो अगर वह विपन्न है, अगर वह स्वयं कुछ करना नहीं चाहता है तो सारी स्कीम तो फेल हो जाती है अपने आप। लेकिन 17 के पहले जो उत्तर प्रदेश देश के अंदर किसी भी स्कीम में, किसी भी योजना में टॉप बॉटम में होता था, यानी टॉप 3 में रहता था, बॉटम 3 में रहता था। आज वही उत्तर प्रदेश देश के अंदर सभी प्रकार की योजनाओं में, सभी प्रकार की योजनाओं में या तो नंबर 1 पर है या टॉप 3 में है। ये चेंज आया है हर स्कीम में। आप देखिए किसी भी में उत्तर प्रदेश ने आज एक लंबी छलांग लगाई है। परिणाम क्या है? उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में व्यापक परिवर्तन हुआ है, व्यापक परिवर्तन हुआ। उत्तर प्रदेश आज एक नए उत्तर प्रदेश के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। किसी भी उसमें आप देखेंगे, युवाओं को रोजगार के मुद्दे को देखें, अन्नदाता किसानों के मुद्दे को देखें, महिलाओं के सुरक्षा और उनके स्वावलंबन के मुद्दे को लेकर देखें, श्रमिकों के लिए या समाज जीवन से जुड़े हुए किसी भी पक्ष को हम देखेंगे, हर एक सेक्टर में कुछ ना कुछ उत्तर प्रदेश ने किया है। और हम सफल कैसे हुए? एक, सबसे पहले हम लोगों ने भ्रष्टाचार पर प्रहार किया, लीकेजेस रोका गया। आप सोचो, जीएसटी आने के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर 17 प्रकार के टैक्स थे
सेल टैक्स भी था, वेट भी था, और न जाने कौन कौन से प्रकार के सब सेस भी थे, तमाम प्रकार के सेस थे, 17 प्रकार के थे। जीएसटी आने के बाद एकमात्र जीएसटी है, और जीएसटी आने के बाद अब जो व्यवस्था बनी उत्तर प्रदेश ने, कुल 49,000 का हमारा टैक्स उत्तर प्रदेश के अंदर कलेक्ट होता था, आज हम उसको वसूल कर रहे हैं 1,15,000 करोड़ का। इस वित्तीय वर्ष में हमने गत वित्तीय वर्ष में वसूल किया है। एक्साइज उत्तर प्रदेश के अंदर वसूला जाता था मात्र 12,000 करोड़ का, आज हम उसके माध्यम से रेवेन्यू प्राप्त कर रहे हैं, राजस्व प्राप्त कर रहे हैं 55,000 करोड़ का। 12,000 से 55,000 करोड़, ऐसे हर एक सेक्टर में एक लंबी छलांग उत्तर प्रदेश ने लगाई, अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, लीकेजेज को रोका और अपने दायरे को बढ़ाने का काम किया। पैसा आया, हमने उस पैसे को प्रदेश के अंदर लगाना प्रारंभ किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाया, बिजनेस पे लगाया, प्रदेश के विकास में लगाया, गरीब कल्याणकारी योजनाओं में लगाया, नए संस्थान स्थापित करने में लगाया। जिस प्रदेश की पहचान वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया से थी, आज उस प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया नहीं बल्कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज के रूप में उस प्रदेश ने अपनी पहचान को बनाया है। 12,75,000 करोड़ रुपए से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था आज के दिन पर इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 35 से 36 लाख करोड़ की होगी, लगभग 3 गुना की वृद्धि। प्रति व्यक्ति आय में 3 गुना की वृद्धि होने जा रही है। रोजगार के नए सृजन हुए हैं। केवल कृषि के क्षेत्र को ही नहीं लिया गया, कृषि को ही नहीं लिया गया, कृषि के साथ साथ परंपरागत उद्यम, ये एमएसएमई का बेस है, इन दोनों में समन्वय होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ करती है, रोजगार का सृजन होता है। कृषि लो इनकम ग्रोथ की का सेक्टर है, रोजगार कम इनकम के साथ प्रारंभ होती है, लेकिन जैसे ही हम उसको एमएसएमई के साथ, इंडस्ट्री के साथ जोड़ते हैं तो उसमें थोड़ी सी एक नई बूम आती है, एक नया सुधार आता है, मार्केट में सुधार आता है, रोजगार में लोगों की आमदनी में बढ़ोतरी होती है। जो लोग भारत की अर्थव्यवस्था के विरोधी थे, उन्होंने भारत के एमएसएमई सेक्टर को समाप्त किया। आज जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से उसको आगे बढ़ाया गया, आज परिणाम है वह तेजी के साथ आगे बढ़ा। आज इसमें 2 करोड़ लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, 96 लाख एमएसएमई यूनिट वर्तमान में हमारे साथ है, और उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य की सुरक्षा बीमा का कवर भी दिया कि 5 लाख रुपए अगर कोई घटना दुर्घटना होती है तो राज्य सरकार अपनी ओर से उसको 5 लाख रुपए देगी। जीएसटी में अगर किसी व्यापारी के साथ घटना दुर्घटना होती है, हम 10 लाख रुपए उस व्यापारी को सुरक्षा कवर राज्य सरकार की तरफ से उपलब्ध करवा रहे हैं। यानी सुरक्षा का कवच भी है, सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी है, लेकिन उसको प्रोत्साहन करके एक ईमानदार उपभोक्ता के द्वारा जो टैक्स दिया गया, वो टैक्स वापस उसको प्राप्त होना चाहिए, राज्य सरकार के राजकोष में जाना चाहिए। यह भी उससे अपेक्षा है, और उसी अपेक्षा के साथ जब ईमानदारी के साथ काम होता है तो उसके परिणाम भी होते हैं। मुझे याद है उत्तर प्रदेश सड़कों के बारे में, बिजली के बारे में लोग किस प्रकार की कहानी कहते थे, जहां से गड्ढे प्रारंभ हो समझ लो उत्तर प्रदेश आ गया, जहां सायकाल होते ही अंधेरा होने लग जाए, अंधेरे में अंधकार, उत्तर प्रदेश की सीमा प्रारंभ हो गई। आज उत्तर प्रदेश के बारे में कोई ये नहीं कह सकता। आज तो समान रूप से बिजली सभी 75 जनपदों में, आज सड़कें उत्तर प्रदेश की किसी भी अन्य राज्य की तुलना में बेहतर है। एक्सप्रेसवे में 60% भागीदारी उत्तर प्रदेश की, देश के अंदर सर्वाधिक सिटी में मेट्रो का संचालन उत्तर प्रदेश कर रहा है।